ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं ऑब्स गायनी के अंदर एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा क्लियर। फिर लास्ट में ओवरव्यू दे देंगे। तो सबसे पहले जनरल टर्म समझ लीजिए। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? डिफेक्ट होता है क्रोमोसोमल मेकअप में, या फिर सिंपली नंबर्स बोलते हैं तो नॉर्मली 46 होते हैं। इसके अंदर अपना प्लेयर क्या होता है, मतलब 2 क्रोमोसोम हो गए प्लस हमारे 23 हो गए ना, तो 23 तो 22 पेयर हो गए प्लस 1 एक अपना एक्स और वाई होता है। ठीक है, तो ट्राइजोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम है, जहाँ पे ट्राइजोमी हमें 21 की देखने को मिलती है, मतलब 47 क्रोमोसोम हो रहेगा। ठीक है, ट्राइजोमी 21 हो गई। 21 वर्ड पहुँच जाओ, सिंपल आप याद रखो ट्राइजोमी बोला गया ना तो एक नंबर बढ़ गया अपना। एडवर्ड सिंड्रोम याद करने का तरीका, 18 एज में बंदा देखना चालू कर देता है, समझ रहे हो। पटाओ सिंड्रोम 13 साल की उम्र में कोशिश चालू। ओके, एंड टर्नर सिंड्रोम हो गया। इसके अंदर एक्चुअल में मोनोजोमी होती है एक्स की। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की मोनोजोमी हो जाएगी। एंड टर्नर के अंदर मतलब मोनोजोमी मतलब एक कम हो गया एक्स। ठीक है, और एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग के अंदर बात करें, ये मतलब सभी प्रेग्नेंट लेडी में कराओ, भले ही उनकी मेटल एज कुछ भी हो, फोर्स नहीं करना है। बट तो ये एक्चुअल में किस काम आता है? ट्राइजोमी और मोनोजोमी को डिटेक्ट करना आता है। खास करके ट्राइजोमी 21 और 18 को, 21 वाले बने डाउन हो गई और 18 वाले एडवर्ड हो गई, तो खासकर उनमें काम आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जांपल, अब ये एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, वो वाला पॉजिटिव आ गया, तो भाई स्क्रीनिंग पॉजिटिव है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जाएंगे। और डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे यहाँ पे कैरोटाइपिंग होती है कि कन्फर्मेटिव टेस्ट हो गया। नॉर्मली कैरोटाइपिंग रहता है ना आपको 22 पेयर प्लस XY XX। तो कैरोटाइपिंग के लिए अपन को फीटल टिश्यू चाहिए पड़ेगा, तो इन्वेजिव प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे रिस्क अबॉर्शन भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले अपन स्क्रीनिंग करेंगे ना, डायरेक्ट क्यों जाना है, सीधी बात है। ठीक है, और कि जो नॉर्मल अपना नॉर्मल जो मेल मोल की जो बॉडी है ना, फीटस वो दे रखा है। अब आते हैं अगले पर, यहाँ दिख रहा है आपको। अब आते हैं अपन को 2 अप्रोच होती है। एक तो अपना कि स्क्रीनिंग जो स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ गया तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन कैरोटाइपिंग करेंगे या फिर ये वाला करेंगे तरीका। कैरोटाइपिंग का डायग्नोस्टिक अपन करते हैं तो इसमें अपन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अपन कॉरोनिक विलाई सैम्पलिंग से कर सकते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर खासकर अपन एमिनोसेंथिसिस से कर सकते हैं। तो ये तो बात की बात है, अपन को पहले बेसिक स्क्रीनिंग वगैरह में अपन देखेंगे। इसके अलावा आती है, मतलब अपन ट्राइमेस्टर वाइज देखेंगे पहले। उसके अलावा होता है सेल फ्री फीटल डीएनए, मतलब कि मदर ब्लड के अंदर सेल फ्री फीटल डीएनए देखना, ये सेकेंडरी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, नॉन इन्वेजिव है बट कॉस्टली होती है। अगर पॉजिटिव निकलेगी तो फिर अपन को कैरोटॉपिंग करनी पड़ती है, जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट अपना हो गया। तो फाइनली यही करना पड़ेगा ये, ठीक है, डायग्नोस जाना पड़ेगा। या तो डायरेक्टली चल जाओ, या फिर आप प्राइमरी से सेकेंडरी स्क्रीनिंग करके फिर अपन को कैरोटाइपिंग करो। एंड अगर ध्यान रख लियो, अगर मान लो ट्राइजोमी का कुछ भी आपको दिख रहा है बेबी के अंदर प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर, तो डायरेक्टली चल जाओ कैरोटाइपिंग करने के लिए डायरेक्टली। ओके, अब आता है इसका। तो स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका 4 महीना, 4×3 12 महीना, तो लगभग 11 वीक्स, 12 हफ्ते, 11 से लेकर 13 के बीच में वीक अपना रहता है, प्लस 6 डेज अपना बेस्ट टाइम होता है। बेस्ट टाइम याद करो, इंपॉर्टेंट है। पहला जो टेस्ट करेंगे ड्यूल लेंगे, फिर अपन ट्रिपल लेते हैं जो कि आउटडेटेड हो चुका है, उसके बाद क्वाड ट्रिपल लेते हैं। तो ऐसे सिंपली पता होना चाहिए ड्यूल के अंदर अपना एग्जाम में आ जाता है यार। पैप पैप ए जो है ना, पैप ए, ये एक्चुअल में प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए हो गया, इसके अलावा बीटा HCG हो गया। अब देखो ये डाउन और एडवर्ड के अंदर डिफरेंस कैसे करना होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखो डाउन के अंदर सारे मार्कर कम होंगे एक्सेप्ट बीटा HCG, और यही डिफरेंस है। पूरा देख लोगे डाउन के अंदर बस बीटा HCG बढ़ा हुआ, बाकी सब के अंदर सब कम है। अब एक चीज़ होती है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, रेशियो मतलब इस हिसाब से कि मतलब कि 250 में से कितना, 300 में से कितने, तो ये रेशियो हो गया। तो ये रिलेटिव रिस्क देखते हैं अपन कट ऑफ के बेसिस पे। अगर रिपोर्ट के अंदर दिख रहा है कि ज़्यादा कट ऑफ से वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट निकल गया, तो भाई कन्फर्मेटिव टेस्ट करने चल जाओ। जैसे डाउन सिंड्रोम के अंदर 1/250 है, मतलब 250 में से एक केस होता है। एडवर्ड के अंदर 1/100। आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मान लो कहीं देखा है आपको कि डाउन सिंड्रोम के अंदर एक्चुअल में रिपोर्ट है 1/30, 300, तो भाई ये तो लगभग कम हो गया ना, मतलब ये 1/200 से कम ही हो गया, क्योंकि 300 में से एक है, ऐसा नहीं 250, तो लो रिस्क हो गया, तो मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव है। बट 1/100 है, मतलब ये ज़्यादा हो गया, 200 ज़्यादा। सिंपली समझा रहा ना ये चीज़, तो हाई रिस्क हो गया अपना स्क्रीनिंग पॉजिटिव होने का। ओके, ये समझ रहे हो आप लोग। अब आते हैं अपन बिडू लोग अल्ट्रासाउंड के अंदर। अभी स्क्रीनिंग का ही पार्ट चल रहा है। स्क्रीनिंग अपन ने ड्यूल टेस्ट करा के स्क्रीनिंग कर लिया, उसके बाद अपन अल्ट्रासाउंड करा के स्क्रीनिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे है कि ये एक्चुअल में फर्स्ट सबसे पहले चेक करते हैं न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी।
अब ये सोनोग्राफिक अपीयरेंस होती है। इसकी फ़ोटो दिखा दूँ मैं आपको, उन्हें समझ में आता है थोड़ा बहुत। ये देखो, ये नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल अपने न्यूक्लियर टेस्ट हो गया ना, ये नॉर्मली यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, और थिकनेस जहाँ बढ़ जाती है वो एक्चुअल में ये है। तो अब इसको समझने की वर्ड्स के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, बिलो नेक रीजन देख रहा अपन ने। करेक्ट वे क्या होता है मेजर करने के लिए, पहले मिड सैजिटल प्लेन में लो, मतलब ऐसे ये बताया ना, बीच में से काट के मिड सैजिटल प्लेन वही हो गया, ठीक है। हेड ऑफ मतलब सगी बहनों जैसे लगना चाहिए दोनों तरफ से, कहने मतलब ट्रिक। और हेड ऑफ फीटस शुड बी न्यूट्रल पोजीशन में, ना तो उठा हुआ ना गिरा हुआ, एक्सटेंड रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं। हेड नेक थोरेक्स हमेशा मैग्नीफाइड करते हैं। एमनियन शुड भी अलग सेपरेटली चेक कर लेंगे एमनियन को भी अपन। और हमें ध्यान रखना इनर बॉर्डर टू इनर बॉर्डर ऑफ द वाइडेस्ट प्लेन, ठीक है। जैसे डायग्राम में देख रहा था ना, यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे जो वाइडेस्ट प्लेन कौन सा है इनमें से। जैसे ये प्लेन वाइडेस्ट नहीं है, ये दिख रहा है वाइडेस्ट उनको, तो ये वाइडेस्ट प्लेन के अंदर 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 की बॉर्डर लेना जोड़ना है, ठीक है। डायग्राम में आपको दिखाऊंगा आगे। डायग्राम अगर आपको ये दिख रहा है प्रॉपरली, यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तो ये देखिए, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड के बीच में ना न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी दिख रही है, ओके। एंड थोड़ा सा बात यह है कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है ना, अपना स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव करना है तो कन्फर्मेटिव टेस्ट कर रहे हैं जो कि कैरोटाइपिंग है। और इसके लिए फिटल अपन को टिश्यू चाहिए पड़ेगा, तो वहाँ पे अपन को क्रोनिक विलाय बायोप्सी करते हैं। थोड़ा पता था, होना चाहिए था बेसिकली। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल में, तो बता दिया मैंने प्लेन कैसे लेते हैं। उसके बाद बेस्ट टाइमिंग क्या, 11 से लेकर 13, ठीक है। जैसे स्क्रीनिंग के लिए बेस्ट टाइम अपन ने पढ़ा ना, ड्यूल टेस्ट वगैरह, और दूसरा न्यूक्लियर के लिए टेस्ट ही होता है, तो वो सेम है यहाँ पे। क्राउन लाइन लेंथ अपन को लगभग 45 से 44 ही नजर आएगी। अगर अब कैसे पता चल, दिक्कत पता कैसे चलेगी, तो प्रॉब्लम पता चलेगी जब 3 mm ज़्यादा अपन को न्यूक्लियर ट्रांसलेशन ही है। तो जैसे कॉसेस ट्राइसोमी हो गया, तो यहाँ पे 21 का ज़्यादा देखने को मिलता है, ये वाला चीज़ है 21 मतलब डाउन सिंड्रोम ना, कोडिया ने तेरे डाउन रंग दे। टर्नर हो गया तीसरा, और तीसरा कार्डियक डिफेक्ट में देखने को मिलता है। अब कार्डियक डिफेक्ट जहाँ बढ़ जाता है ना थोड़ा सा, तो अपन को न्यूक्लियर ट्रांसलेशन देख लिया एबनॉर्मल है, तो अपन कैरोटाइप कराते हैं। अगर फिर भी अगर नॉर्मल मिल रहा है कैरोटाइप, तो हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि हार्ट में कोई डिफेक्ट उसके कारण आ रहा हो, तो फिर कार्डियोग्राफी करा लिया, ठीक है। न्यूक्लियर ट्यूब भी अपने एबनॉर्मल आ रही है, कहने मतलब ये, ठीक है। मैं तो मतलब है कैरोटाइप इतना महंगा क्यों कराऊंगा, मैं ही पहले मैं को कार्डियोग्राफी करा लूँगा ना। समझते नहीं बात को, आ जाते हो रात को। कंबाइंड टेस्ट क्या होता है, बायोकेमिकल टेस्ट भी करा लिया, जो अपन ने ड्यूल वाला टेस्ट देखा था ना, ठीक है। दूसरा आपने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, 1 मिनट, हाँ अल्ट्रासाउंड भी करा लिया। स्क्रीन टेस्ट 65% हो गई, मतलब 85% है, सेंसिटिविटी अपनी बढ़ गई ना दोनों को साथ में कराने से। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आता है सिस्टिक हाइग्रोमा। अब ये सिस्टिक हाइग्रोमा है ना, सिस्टिक हाइग्रोमा ना यहाँ पे एक्चुअल में ये फ्लूइड फील्ड एरिया होता है जो कि एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड, मतलब सिमिलरली पीछे की इस तरह पीछे लगेगा, मैंने आप एक्सटेंड कर डाउनवर्ड, और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता नेक तक, मतलब आपको लोकलाइज नज़र नहीं आएगी। फोटो दिखाऊँ मैं आपको इसमें, ये सिस्टिक हाइग्रोमा की फ़ोटो है, ये एक्सटेंड भी कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मोर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है देन न्यूट्रल ट्रांसल्यूशन के, ज़्यादा फ्लूइड हो रखा है कलेक्ट। और कहने मतलब ये सिस्टिक हाइग्रोमा अगर ऐसा कंडीशन होगी ना, एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो मतलब न्यूट्रल ट्रांसल्यूशन नहीं है, ये सिस्टिक हाइग्रोमा केस है। डायग्राम इन जनरली आपको पता होता है ना, गर्दन के आसपास कैसा होता है, अंदर अंदर नज़र आता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ सेप्टा, और दूसरा सेप्टा प्रेजेंट होता है। अब देखो सिस्टिक हाइग्रोमा अगर मिल गया तो चांस ऑफ एनिप्लोइडी ज़्यादा है, तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन वही मतलब बताया एनिप्लोइडी के चांस ज़्यादा होते हैं देन ट्रांसल्यूसेंसी। तो अगर मान लो ये चीज़ अपन को सिस्टिक हाइग्रोमा वाली जो कंडीशन है ना, ये कहाँ देखने को मिल रही है अपन को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो डाउन सिंड्रोम होने चांस ज़्यादा है। उसको सेकंड में टर्नर बोलेंगे, फिर लास्ट में कहीं पे एडवर्डर आएगा। दूसरा अगर सेकंड ट्राइमेस्टर देखने को मिल रहा है तो भाई मान लो कि टर्नर सिंड्रोम होने का चांस है, ठीक है। और अगर ये चीज़ मिल रही है स्क्रीनिंग के अंदर, तो अपन को फिर कैरोटाइपिंग कराएंगे, जो कि एन्यूप्लॉइडी को प्रेजेंट है कि नहीं वो डिटेक्ट कर लेगा। अगर मान लो एन्यूप्लॉइडी एब्सेंट है, तो मतलब सिस्टिक हाइग्रोमा ही है ये मान लेना, क्योंकि कैरोटाइप नॉर्मल आ गया तो अपना डायग्नोस कर लिया, तो उसमें सिस्टिक हाइग्रोमा ही होगा। तो एक्चुअल में ये इंडिकेट कैसे क्या करेगा, साथ में सिस्टिक हाइग्रोमा की मतलब कुल के एसोसिएशन बोल दो, चाहे कुछ ही बोल दो। देखिए कॉजेज क्या हो सकते हैं, कि वो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो गया, तो इसमें अपना लेफ्ट हार्ट हाइपोप्लास्टिक होता है, इसके अलावा कोर्टिसोन वेरोटा, तो इसको कार्डियोग्राफी कर लेंगे। जेनेटिक सिंड्रोम भी हो सकता है, जैसे नूरेन सिंड्रोम, एंड इसके अलावा हाइड्रोफिटेलिस भी होता है, ठीक है। तो ये होना है। अब ये नूरेन सिंड्रोम देख लेते हैं यार, लगे हाथ क्या फ़र्क पड़ता है, हु केयर्स मैन। तब तक आप मेरी वॉच देखो।
नूनन सिंड्रोम फटाफट देखेंगे। या जेनेटिक डिफेक्ट होता है जो कि खास करके डिस्टिंक्ट फीचर होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है। इसको ट्राई करना, कोई फोटो वोटो नहीं मिल रही है बढ़िया सी कुछ। थोड़ा सा भाई ने न्यूनन सिंड्रोम के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें। हाँ ये देखो, ये डायग्राम से कोशिश करेंगे। लार्ज हेड है आपका, यहाँ पे शॉर्ट नेक है, एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड नज़र आ रही है। ठीक है, ये सारे फीचर वगैरह होते हैं, कॉम्प्लिकेशन वगैरह, कैटरेक्ट वगैरह, हियरिंग लॉस वगैरह सब, दंत बंद खूब सारा कुछ है। छोड़ो, न्यूनन सिंड्रोम में भी इसके अलावा हाइड्रोफिटेलिस, ये सारे अपन को देखने को मिलते हैं जो कॉजेज हो सकते हैं। अब आते हैं, अपन ने निकाल दी कैसे करके फर्स्ट स्क्रीनिंग ट्राइमेस्टर, सेकंड स्क्रीनिंग पे आ गए अपन। तो सेकंड स्क्रीनिंग में क्या होगा, 15 से 20 के बीच में करेंगे, या बेस्ट याद रखो 16 से 18। अपन को वहाँ पे एक्चुअली ड्यूल टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ट्रिपल और क्वाड्रिपल दोनों कर सकते हैं, बट ये वाला आउटडेटेड हो चुका है, इसको बार्ट कैटरिंग बोलते हैं। अब इसमें वहाँ पे एक्चुअली क्या पड़ा था, पैप ए और बीटा सी जी था। यहाँ पे बीटा सी जी हो गया, अल्फा बीटा प्रोटीन और अनकंजुगेटेड E3 हिस्ट्रियोल। तो अब देखो, ये सिंपल फंडा वही है डाउन सिंड्रोम की तरह, बीटा सी जी बढ़ा हुआ था, बाकी सब में सब कुछ कम है। तो यही सिंपल याद रखो, डाउन का याद कर लो, ऐसी जो बढ़ा रहा है बाकी सब कुछ कम है। तो सेंसिटिविटी यहाँ पे 70% होती है, इसलिए आउटडेटेड बता दिया, बहुत कम थी सेंसिटिविटी। क्वाड्रुपल टेस्ट में क्या किया अपन ने, ट्रिपल टेस्ट वाले मार करते साथ में इनिपिन ए भी कर दिया। तो सिंपली यहाँ पे भी बीटा ऐसी बढ़ा हुआ है, बट इनिपिन कम है। ठीक है, इसलिए अपन को क्वाड्रुपल टेस्ट पॉजिटिव आ गया, सेंसिटिविटी 80% हो गई है। ओके, तो उसको अपोजिट रिलेशन याद कर लेना हो जाए तो। नहीं सॉरी, ऊपर ऑपोजिट नहीं है, माय मिस्टेक। HCG को ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम में बढ़ा रहा था, बाकी सब कम मिलेंगे, और इनिबिन भी ए भी बढ़ा मिलेगा क्वाड्रुपल टेस्ट में। अभी टेस्ट क्वाड्रुपल वाड्रुपल ये सारी आफत खत्म हो गई है, इतना ही है। अब बात करते हैं, ये इधर आते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट्रासाउंड अपन ने किया सॉफ्ट टिश्यू मार्कर देखने के लिए, अगर पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, अगर अपन को पॉजिटिव मिल रहे हैं, अगर कोई भी दो प्रेजेंट है, ठीक है, इनमें से कोई भी दो कंडीशन है, मतलब कि पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब कोई भी दो प्रेजेंट होगा, तो हम मानेंगे डाउन सिंड्रोम हो सकता है, न्यूप्लोइडी हो सकती है। जैसे ये अल्ट्रासाउंड भी कहने का मतलब एक स्क्रीनिंग टेस्ट है अपने आप में। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, सुनियो। न्यूकल स्किन फोल्ड अपन को 6 ज़्यादा है, तो अब नॉर्मल है। ठीक है, एब्सेंट नेजल बॉक्स बोन, शॉर्ट ह्यूमरस हड्डी कम हो गई, शॉर्ट फीटस कम, फीमर भी कम हो गई, सीमियन क्रीज मतलब थंब के आसपास है ना क्रिज, अंगूठे है ना, अपने अंगूठों की क्रिज नज़र आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, मेरे पास फोटो पड़ी है, 1 मिनट। मतलब हाथों के अंदर ना यहाँ पे फोल्ड नज़र आता है, इधर ही फोल्ड नज़र आता है, फोटो दिखाता हूँ मैं, तो सिर्फ क्या याद रखोगे। ये देखो, ये जो है ना, इसको बोलते हैंगी। ठीक है, ये नॉर्मल क्रीज हो गया, ये सिंगल सिमियन क्रीज बोलते हैं इसको। इसके साइडल गैप, वही मतलब अंगूठे के बीच में गैप ज़्यादा हो गया। इकोजेनिक कार्डियक फोकस, ये पता नहीं मेरे को, मतलब इकोजेनिसिटी होती होगी। इकोजेनिक बाउल हो गया। इसके अलावा पेल्विक कैलकुलस डायलेशन हो गया, वो आपको पता ही है कैसे होता है। ठीक है, और उसका कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट हो गया। इन तीनों में से, इन 10 में से अगर 2% हम तो मान लेंगे। दूसरा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपन को कैरोटाइपिंग किया, उसके बाद अपन एमिनोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनिंग वगैरह कर ली। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो एक ही पॉजिटिव है, तो हाई रिस्क किसका ज़्यादा होगा, न्यूकल स्किन वाले फोल्ड को ज़्यादा मानेंगे देन शॉर्ट स्ट्रेचर, शॉर्ट फीमर। और लोअर स्ट्रेचर पे अपना कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट, इसको अपन मेजरली लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फीटस में नहीं देखने को मिलता है। बात करते हैं इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग। अब इंटीग्रेटेड सबको इंटीग्रेट कर मारा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपन ने स्क्रीनिंग की थी, उसको सेकंड से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डूल टेस्ट करा लो, न्यूकल ट्रांसल्यूशन टेस्ट करा लो, क्वाड्रुपल टेस्ट भी करा मारो सेकंड के अंदर, फर्स्ट के अंदर ये करा दिया। तो उसमें 5 बायोमार्कर अपन यूज़ कर लिए, पैप, बीटा सी जी, अल्फा बीटा प्रोटीन, इसके अलावा अनकंजुगेटेड E3 और इनिबिन। ठीक है, प्लस न्यूट्रल ट्रांसलेंसी, ये सारे नाम दे रखे ना। ओके, अब बात करते हैं नॉन इन्वेजिव पेरीनेटल टेस्ट, NIPT। 2-4 नाम बताऊंगा, अलग अलग है, ध्यान रखना। तो इसमें अपन को 10 से कभी भी बात कर लो, 10 वीक के बाद। तो अपन क्या कहते हैं, मदर का वीनस ब्लड लेंगे, चेक देखेंगे, कोई फ्री फीटल सेल तो देखने को मिल तो नहीं रहा। अगर वो सोर्स प्लेसेंटा होता है मेटल ब्लड का, ठीक है, तो 99% सेंसिटिव होती है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी। बस ये कि एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा है, और इन सिर्फ तीनों के लिए अवेलेबल है, इन चारों के लिए अवेलेबल है। ये अपना इंटायर कैरोटाइप नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ चलो वीडियो यहाँ देखो।
डिसएडवांटेज ये है कि सेकेंडरी स्क्रीनिंग टेस्ट है, वही मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे पहले देखा था, ये देखो सेकेंडरी ये स्क्रीन टेस्ट है ना NIPT, इसी की बात कर रहे हैं अपन, नॉन इन्वेजिव की। ठीक लेता हूँ ताकि ये पता चले NIPT, ठीक है। तो उसके बाद अपन कैरोटाइपिंग जा रहे हैं, तो इसलिए अपन कैरोटाइपिंग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव आने के बाद या नेगेटिव पॉजिटिव आने के बाद डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये हो जाता है। अब बात करते हैं प्री नेटल जेनेटिक डायग्नोस टेस्ट के अंदर। तो डायग्नोसिस वर्ड आ गया ना, इंपॉर्टेंट है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ये कंप्लीट क्रोमोसोम मेकअप बता देगा, कैरोटाइपिंग जैसे मोस्ट कॉमन होता है। दूसरा फिश भी होता है, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसको कोई रिजल्ट देगा, ये टाइम लगेगा। तो उसके लिए अपन को तीनों में से सैंपल कोई सा भी ले सकते हैं, एमनियो क्रॉनिक विलाई का सैम्पलिंग, या एमनियोफ्लूटी फ्लूड का, या फिर कॉर्ड का, मतलब अम्बलाइकल वेन वगैरह होते हैं ना, उससे लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं दोनों का डिफरेंस, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आइडिया हो जाना चाहिए। मैं कैमरा ऊपर थोड़ा सा नहीं ले सकता ज़्यादा, टाइम इतनी जगह नहीं है मेरे पास, अंदर इसको मैं ले लेता फ़ोटो में। सो उसके अंदर क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग और एमनियोटिक एमनियोसिंथेसिस की बात करें, तो क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग में क्या हो रहा है अपना, क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग ले रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड से ले रहे हैं। यहाँ पे ट्रांस सर्वाइकल जाते हैं या फिर एब्डोमिनल नीचे से, या फिर एब्डोमिन, इसमें एब्डोमिनल जाते हैं। स्टडी मटेरियल यहाँ पे क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट लेते हैं या क्रोनियम फंडोसम लेते हैं, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट या फिर एमनियोसाइट से लेते हैं। टाइम देखो बेस्ट वाले याद कर लो सिंपली, ठीक है, 10 वीक ज़्यादा लेना ही है, बट 11 से लेकर 13, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला। और ये एमनियोसेंटेसिस के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर की तरह 16 से 18। इसका आगे लिंक आएगा आपको फीटल लॉस जॉनसन से मिला के। 10 से कम नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक तो ओरो मैंडिबुलर डिफेक्ट हो जाएगा या फिर लिम्ब डिफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चांस ऑफ फीटल लॉस की ज़्यादा होती है अगर पहला अर्ली अगर मैंने कर दिया पहले 11 से 14 के बीच में। तो यहाँ पे रिजल्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा एडवांटेज है। ट्रोफोब्लास्ट एक्टिवली डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 3-4 दिन 2-4 दिन में आ जाता है फटाफट। ये सेफेस्ट प्रोसीजर है, मोस्ट रिलायबल है, कोई भी 2 सेल लाइंस की प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि यहाँ पे होती है। यहाँ पे लिखा भी है शायद 2 प्लेसेंटल लाइंस, बाहर रुक जाओ, 2 प्लेसेंटल लाइंस देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मोजेगिज्म। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत है। हाई फीटल लॉस रेट होती है 1%, 1 में से 100 में से, बट यहाँ पे 0.5 हो जाता है। और दिक्कत यहाँ पे ये है सिर्फ कि यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर वो वेट करना पड़ेगा, और रिजल्ट खास से ले जाते हैं, क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल नहीं है ना, तो कल्चर करना पड़ेगा, फास्ट होगा। ओके, बट फिर भी डिसएडवांटेज है, क्या ही बता। अदर यूज़ देख लेते हैं एमनियोसिंथेसिस के। तो 5 है लिस्ट में। थेरेप्यूटिक भी, पॉलीहाइड्रोमिनोस है तो निकालने के लिए ज़्यादा हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। फीटल लंग मैच्योरिटी चेक करने के लिए वो सेल वगैरह देते हैं, पर कौन से टाइप के सेल अवेलेबल है नहीं है, थर्ड ट्राइमेस्टर में वहाँ काम आता है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी अर्लियर यूज़ करते थे डायग्नोस्टिक में, बट उसके बाद आपने देख ही लिया, अपन सोनोग्राफी वगैरह करने लगे आजकल। तो पहले करते थे तो यहाँ पे 2 मार्कर देखते थे अपन, अल्फा फीटोप्रोटीन और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस, ठीक है, बट आउटडेटेड हो गया ना, अल्ट्रासाउंड बेस्ट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए। इसके अलावा फीटल हेमोलाइटिक एनीमिया देखने के लिए, मतलब RH इम्यूनाइजेशन कारण होता है ना, तो पहले अपन एमनियोसिंथेसिस करते थे, ठीक है, कि एमनियोसिंथेसिस में आपको फीटल ब्लड सेल मिल जाता था। और यहाँ पे क्या अपन बिलीरुबिन देख लेते हैं, अगर गोल्डन कलर का आता है ना एमनियोटिक फ्लूइड, तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे लफड़ेबाजी है। करंटली डायग्नोस्टिक मेथड क्या होता है, डॉपलर ऑफ MCA अपन लेते हैं। करंट डायग्नोसिस करना हो ना फीटल हेमोलाइटिक फ्लूइड, तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी में देखेंगे पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी में देख के। अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, फीटल इन्फेक्शन है, तो टॉर्क जैसे है, तो PCR का पॉलीमराइजेशन करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की अपन को, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा, बिल्कुल लास्ट ही है, कॉर्डोसिंथेसिस। मतलब अपन को कॉर्ड से लेना, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल वेन से लेते हैं, प्लेसेंटा के पास ज़्यादा, ठीक है, वाइडल ह्यूमन होता है वहाँ पे इधर। फीटल लॉस अपन को 2 से 3% यहाँ पे भी होता है, इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग में तो नहीं करते हैं। अब बात करते हैं 18 वीक से ऊपर लेंगे तो हाइट इनकम्पेटिबिलिटी है, तो वहाँ पे अपन एग्जिट हीमोग्लोबिन देखने के लिए कर सकते हैं फीटल एनीमिया के अंदर। और ये कब जब कर दूसरा जब अपन कब करते हैं, PSP अपन को मोर देन 1.5 मीडियन ऑफ मेरिडियन देखने को मिलता है। वो डायग्राम होता है उसमें देख लेना, आपको पता जाएगा। अपन कंप्लीट आते हैं यहाँ पे, लास्ट वाला टॉपिक है, ये थोड़ा अलग नोट दे रखा है, सेपरेट ही मान लो। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है डाउन सिंड्रोम का, वो नॉन जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जंक्शन नहीं होगा तो भाई एक साथ एक चल जाएगा ना क्रोमोसोम साथ साथ में, जब वो पोल अलग अलग होते हैं ना, भूल गया मैं कौन सी फेज में होता है। तो रिकरेंट रेट यहाँ पे 1% है, कोई भी, तो मतलब अगेन कंसीव करने की रेट यहाँ पे 1% है अगर ये चीज़ मिल रही है पॉजिटिव नॉन जंक्शन है। बट अगर ड्यू टू बैलेंस ट्रांसलोकेशन है, मतलब 21 बैलेंस्ड ट्रांसलोकेट हुआ है तो प्रीवियस बेबी के अंदर, तो अपन को 100% रेट है, मतलब हो गई होगा। तो कंसीव जब भी करेगा तो डाउन सिंड्रोम मिलता है, तभी तो बोलते हैं ना फीमेल पेशेंट को कि भाई पहले में दूसरे में चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप इम्प्लांट होने से पहले जेनेटिक टेस्टिंग बंद कर सकते हैं, चाहो तो IVF करा के देख लो, वही पोलर बॉडी ब्लास्टोसिस्ट वगैरह से लेके करा के देख लो, पता चल जाएगा कि मदर को प्रॉब्लम तो नहीं कुछ, ठीक है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और मैं फ़ोटो वगैरह कुछ हो तो देख लेता हूँ मैं, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं फ़ोटो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एन्यूरोप्लॉइड स्क्रीनिंग। मैं लास्ट में एक बार आपको सारे नोट्स की स्टिल फ़ोटो लेने के लिए जगह दे देता हूँ। और आई थिंक आई कैन होल्ड द कैमरा राइट नाउ, यू कैन जस्ट ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा मैं अभी आपको। मैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, ठीक है। ओके, सो समझ में आ गया अपन को टोटली क्या होना है यहाँ पे। ये अपन ने देख लिया। जनरली अपन को स्क्रीनिंग वगैरह करेंगे, एन्यूप्लॉइडी देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, फिर डायग्नोस्टिक करते हैं, कैरोटाइपिंग। फिर कैरोटाइपिंग करते हैं और स्क्रीनिंग में अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, फिर सेकेंडरी स्क्रीनिंग कर लो, सेल साइकिल वो लेके अपन बताया था ना मैंने प्लेसेंटा से। स्क्रीनिंग के लिए आपको वेड्यूल टेस्ट करते हैं और न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूजन के लिए अपन अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूजन अपन को बता दिया मैंने केस क्या क्या है, तो अपन को कार्डियक डिफेक्ट देख लेते हैं। सिस्टिक हाइग्रोमा अपन को डिफेक्ट पता करना होता है, भाई वो तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो अगर प्राइम पहले में देख रहे हैं तो अपन लिंक वगैरह देख सकते हैं कितना कितना एसोसिएशन रहता है। सेकेंडरी टेस्ट के अंदर ट्रिपल करो बट आउटडेटेड है, तो इसलिए अपन क्वाड्रुपल करते हैं। एंड अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड के अंदर अपन क्या होता है, ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं अपन, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर स्क्रीनिंग के अंदर इंटीग्रेटेड है, मतलब सबको जोड़ के स्क्रीनिंग कर हमारी। अब एक्चुअली नॉन इन्वेजिव टेस्ट मैंने आपको बताया ना, फिट वीनस से ब्लड से, जो कि अपने यहाँ में सेकेंडरी स्क्रीनिंग है, वो कर लिया। अगर उसके बाद अपन को कन्फर्मेटरी टेस्ट अपन जाते हैं, कैरोटाइपिंग कर लो या फिर फिश कर लो। कैरोटाइपिंग के लिए आपको ये चाहिए पड़ेगा, तो अलग अलग तरीका। क्रोनिक विलायक सैम्पलिंग के फ़ायदे नुकसान, एमिनोसिंथेसिस सेकंड अपन कर रहे हैं, ये फर्स्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अदर जो यूज़ होता है एमिनोसिंथेसिस वो सारे यूज़ दे रखे हैं यहाँ पे। कोर्डोसिंथेसिस के अंदर आपको यहाँ पे दे रखा है, कोर्डोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा इतना सा डिटेल और इन जनरल प्रॉब्लम बता रखी है, ओके। तो इसको एक सेपरेट कर लेते हैं। फ़ोटो वगैरह आपको दिखाई दी मैंने जो भी है। सो दिस वाज इट, थैंक यू वेरी मच, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।